हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्जुन एजुकेशन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्राहम ग्रीन का लिखा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल है, द पावर एंड द ग्लोरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्राहम ग्रीन के बारे में बात करते हैं। तो ग्राहम ग्रीन वॉज बॉर्न इन 1904। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट और एक क्रिटिक था। और वो अपने मॉरली कॉम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकली जो बहुत अच्छे वर्क्स थे उसके लिए जाना जाता था। वो अपने थ्रिलर जो एलिमेंट्स थे उसको वो कैथोलिक थीम्स के साथ, कैथोलिक थीम्स जो कैथोलिसिज्म है वो क्रिश्चियनिटी का सबसे पुराना और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्ट माना जाता है। तो ग्राहम ग्रीन जो था वो कैथोलिक थीम्स के आसपास थ्रिलर्स बुनता था अपने नॉवेल्स में, जिसमें द पावर एंड द ग्लोरी और द हार्ट ऑफ द मैटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। इसमें उन्होंने फेथ की, सिन यानी कि पाप की या ह्यूमन फ्रेलिटी की, बेवफाइयों की, गलतियों की, इस तरह की बातें की हैं। वो एक कन्वर्ट कैथोलिक था और उसका एक्सपीरियंस जो था एज ए जर्नलिस्ट और एज अ ट्रैवलर, तो उससे उनको एक बहुत ही विविड और एटमॉस्फेरिक स्टोरी टेलिंग की टेक्निक मिलती है। बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर है वो। और उनको 20th सेंचुरी लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं द पावर एंड द ग्लोरी के बारे में। तो ये इस नॉवल को समझने के लिए हमें इसका थोड़ा हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। नॉवल जो है वो क्रिस्टेरो वॉर जो 1926 से लेके 1929 तक जो लगी थी उससे इंस्पायर्ड है। क्रिस्टेरो वॉर, इसको याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो मैक्सिको में एंटी क्लरिकल पॉलिसीज़ बनी, पर्टिकुलरली उनके एक प्रेसिडेंट थे प्लूटार्को एलियास कॉलेस या कॉयस। जब वो प्रेसिडेंट थे मैक्सिको में तो उन्होंने सारे कंट्री को सेकुलराइज करने की कोशिश की थी, यानी कि वहाँ से जो कैथोलिसिज्म है, जो धर्म था वहाँ का मेन, उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश की थी। तो एंटी क्लैरिकल पॉलिसीज़ का भी यही मतलब है। क्लैरिक्स मतलब जो प्रीस्ट थे कैथोलिसिज्म के, तो उनके अगेंस्ट पॉलिसीज़ बनाई गई थी उस टाइम पीरियड में। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि कैथोलिक चर्च को सप्रेस करने की वो एक मूवमेंट थी। बहुत ज़्यादा वो अपने इसमें सफल भी हो गए थे। जो प्रीस्ट थे उस टाइम पे बैन कर दिए गए थे कि वो कोई भी किसी भी तरह के चर्च में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। चर्चेज इवन क्लोज कर दिए गए थे और जो रिलीजियस सिंबल्स थे क्रिश्चियनिटी के उनको आउटलॉ, अवैध घोषित कर दिया गया था। क्योंकि जो ग्रीन था वो एक कैथोलिक कन्वर्ट था। उसने उस दरमियान 1938 में ही विजिटेड मैक्सिको, और उस जो टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ क्रिस्टेरो वॉर की, उसके बाद का जो सिनेरियो था वो उन्होंने देखा, समझा, जो जो उस सोसाइटी में हुआ था। और यही जो सारा उनका एक्सपीरियंस था, उनके ये जो नॉवल है द पावर एंड द ग्लोरी, उसका बैकग्राउंड बना। रादर उसका प्लॉट ही इस सारी घटना के आसपास उसका ताना बाना बुना हुआ है। उस टाइम की सोसाइटी की उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डिपिक्शन की है कि फेथ और आइडियोलॉजी के आसपास की ये वाली जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। और ये ग्रीन के करियर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट नॉवल है। और 20th सेंचुरी कैथोलिक लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उसमें भी की वर्क जो है वो माना जाता है। इसमें एक ऐसा हीरोइक प्रीस्ट है जिसको विस्की प्रीस्ट कहा जाता है, उसका पोर्ट्रेल किया गया है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो ये प्रीस्ट है कि वो परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। वो बहुत अच्छा, जिस तरह से प्रीस्ट होते हैं वो ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि वो भगवान का ही एक अवतार लग रहा है, वो इतना अच्छा है, वो परफेक्ट है, उसमें कोई दोष नहीं है। नहीं, वो खुद में एक फ्लॉड है। उसका करियर
बहुत बुरा गया है। बिल्कुल मुझे ये बात बताते हुए द गाइड का जो राजू गाइड है वो याद आ रहा है। उसका भी कैरेक्टर कुछ अच्छा है, उसका भी पास्ट जो है वो बहुत उसने बुराइयां की हैं, बड़े सारे दोष है उसमें। तो विस्की प्रीस्ट भी ऐसा ही है। तो ये सारा जो नॉवल है यही बात हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में इसी तरह के कंट्रास्ट होते हैं और इन सभी से मिलकर ही ज़िंदगी बनती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, इससे हमें नॉवल समझने में आसानी होगी। तो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो द विस्की प्रीस्ट है। वो एक अननेम्ड प्रोटैगनिस्ट है। अननेम्ड का मतलब उसका नाम नहीं हमें बताया गया पूरे नॉवल में, उसको विस्की प्रीस्ट कहा जाता है। वो एक फ्लॉड यानी कि जिसके कैरेक्टर में बड़े दोष हैं, एल्कोहलिक है, शराब पीता है, कैथोलिक प्रीस्ट है। और उस रीजन में वो जो जगह है वहाँ पे वो आखिरी प्रैक्टिशनर माना जा रहा है कि उसके पहले का और उसके जो कंटेम्प्रेरी है कोई भी ऐसा प्रीस्ट नहीं बचा जो कैथोलिसिज्म को प्रैक्टाइज कर रहा हो। उसने ज़िंदगी में बड़े सारे पाप किए हैं, सिंस किए हैं, उसकी वजह से वो परेशान भी रहता है। लेकिन फिर भी उसमें जो सेंस ऑफ ड्यूटी है कि बीइंग प्रीस्ट मुझे किस तरह से अपने धर्म की सेवा करनी है, वो सिर्फ उसके माइंड में हावी रहती है ये चीज़। तो यही उसे एक इमॉर्टल कैरेक्टर बना देती है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है द लेफ्टिनेंट। वो बंदा है जो इस प्रीस्ट के पीछे पड़ा रहता है हमेशा। वो एक जेलस सोशलिस्ट है और वो ऐसा सोशलिस्ट है जो सोचता है कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो लोगों को ऑप्रेस करने का एक टूल है। वो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक है। अब इसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छी तरह से डिलाइनेट किया हुआ है। उसमें ये बताया हुआ है कि वो भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो पॉलिटिशियन है और अपने रास्ते में आने वाली हर जो फिगर है उसको मिटाना चाहता है। नहीं, वो ऐसा कैरेक्टर नहीं है। वो जेन्युइनली एक सोशलिस्ट है और वो ऐसा एक्चुअल में फील करता है। उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग रिलीजन सोसाइटी में नहीं होना चाहिए और हमें इसकी वजह दी गई है। और उसके अंदर एक एम्प्टीनेस है और वो प्रीस्ट का बिल्कुल फॉयल है, ऑपोजिट कैरेक्टर है उसका और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका। बड़े अच्छे तरह से इस कैरेक्टर को लिखा गया है। फिर हमारा कैरेक्टर आता है कोरल फैलोज। कोरल फैलोज एक बहुत ही यंग इंटेलिजेंट लड़की है। वो प्रीस्ट की टाइम पे हेल्प करती है और ये इनोसेंस का सिंबल है। मॉरल क्लैरिटी बहुत है इस करप्ट वर्ल्ड में। जो लोग हमें एक मॉरलिटी, रोशनी दिखाते हैं, ये उन लोगों में से इनोसेंस, अच्छाई, मोरालिटी, प्यार, इन सभी का वो एक सिंबल है। फिर आ जाते हैं मारिया और ब्रिजिट्टा। मारिया जो है वो प्रीस्ट की फॉर्मर लवर है और जो ब्रिजिट्टा है वो उन दोनों की इलेजिटिमेट डॉटर है जो कि बगैर शादी के पैदा करी है उन लोगों ने। तो ये दोनों जो हैं वो पास्ट जो सिंस किए हैं उसकी प्रीस्ट ने, उसका एम्बॉडीमेंट है। और ये बताती है कि पर्सनली बंदे को कैसा फील होता है जब उसके पाप उसके सामने आ जाते हैं कुछ देर के बाद और उसे एहसास करवाते हैं कि ये है तुम्हारा पास्ट। फिर हमारा आता है मेस्टिजो या मेस्टियो भी कहते हैं इसको। ये एक वेस्टर्न नेम ही है। तो ये एक बहुत ही बुरा वाला कैरेक्टर है इसमें, जो प्रीस्ट को रिकग्नाइज कर लेता है जब प्रीस्ट भागने की कोशिश कर रहा है और उसको बिट्रे करता है। ये कैरेक्टर जूडास के साथ जिन्होंने जीसस क्राइस्ट के मुखबरी की थी, जाके राजा तक उनको पहुंचा दिया था और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी, उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये मेस्टिजो वैसे का कैरेक्टर है। ये टेम्पटेशन और मॉरल कॉम्प्रोमाइजेस जो हम कर लेते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए, जब हम ऐसे बुरे काम करते हैं जो हम अवॉइड भी कर सकते हैं कि सिर्फ हम अपना फ़ायदा, ये बिट्रेयल का सिंबल है अगर इन शॉर्ट हम कहना चाहें तो। ये जूडास को रिप्रेजेंट करता है क्रिश्चियनिटी के हवाले से अगर हम देखें तो। अब चलिए हम नॉवल को डिस्कस करते हैं। नॉवल जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो नैरेटिव शिफ्ट होता रहता है, पर्सपेक्टिव भी शिफ्ट होता रहता है बिटवीन प्रीस्ट, लेफ्टिनेंट और जो माइनर कैरेक्टर हैं लाइक मिस्टर टेंच आ जाते हैं। बड़ा अच्छी तरह से ये नॉवल लिखा हुआ है।
तो चलिए अब हम इसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये नॉवल 1940 में लिखा गया था और इसकी जो कहानी है 1930s के मैक्सिको में सेट की गई है। वैसे बताया नहीं गया है कि ये कौन सा रीजन है, उस जगह का स्पेसिफिक नाम नहीं बताया गया है। और ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे जो मैक्सिकन गवर्नमेंट है वो एंटी कैथोलिक लॉज पास करे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो नॉवल में जो मेन थीम्स फेथ, सिन, रिडेम्पशन और जो हमारी मॉरल एम्बिग्विटीज़ हैं, जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं हम कितने अच्छे हैं पर अंदर में कुछ नहीं है, वो बाहर बाहर से ही है। तो ये वाले जो थीम्स है इसको ध्यान में रख के लिखा गया है, उसको दिखाने की कोशिश करी गई है। तो एक अननेम्ड मैक्सिकन स्टेट है जहाँ पे कैथोलिक चर्च को आउटलॉ, अवैध घोषित कर दिया गया है। प्रीस्ट को कह दिया गया है कि वो अपनी या तो ड्यूटीज़ छोड़ दे या फिर मरने के लिए तैयार रहे, क्योंकि स्टेट उनको छोड़ेगा नहीं। तो विस्की प्रीस्ट जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एक फ्यूजिटिव यानी कि भागा मारा मारा फिर रहा है, वो भाग रहा है एस्टैब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट से। वो एक फ्यूजिटिव कैथोलिक प्रीस्ट है जो अपनी तरह का आखिरी है इस रीजन में, और वो छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छुपते छुपाते सीक्रेटली वो धर्म के प्रति अपनी ड्यूटीज़ भी निभा रहा है। तो जो नॉवल का पार्ट 1 है वो एक छोटे से ऐसे पोर्ट टाउन है वहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पे जो प्रीस्ट है वो एक बोट की वेट कर रहा है कंट्री से भागने के लिए। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वो एक फ्लॉड मैन है, एक सिनर है, एक पापी है, अल्कोहल, बहुत शराबी है, और अपने पास्ट जो उसने पाप किए हुए हैं वो उसको हमेशा परेशान करते रहते हैं कि किस तरह से उसने एक बगैर शादी के एक इलेजिटिमेट बच्चे को जन्म दिया है, और उसे ऐसा लगता है कि एक प्रीस्ट के तौर पे वो बड़ा एक अनवर्दी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अच्छा बंदा नहीं है। ये उसे चीज़ें, ये उसके गिल्ट, जो उसके पाप हैं वो उसके बार बार हॉन्ट करते रहते हैं उसको, और वो एक अपने आप को फेलियर समझता है। लेकिन फिर भी वो एक प्रीस्ट ही रहता है, वहाँ पे रुकता है, और जो पुअर विलेजर्स हैं जो अभी तक अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हैं, उनको जैसे भी ज़रूरत होती है उनको धर्म की जो भी सेवाएं चाहिए वो देने के लिए तैयार रहता है। तो प्रीस्ट का सामना होता है मिस्टर टेंच से, जो एक इंग्लिश डेंटिस्ट हैं, और वो एक भ्रमित सा, एक डिसइल्यूजन्ड इंग्लिश डेंटिस्ट है, जो नॉवल में एक जो जिसको बोलते हैं कि बड़ा नेगेटिविटी, डिके और डेस्पेयर का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट करता है। एक बड़ा फनेटिकल सा लेफ्टिनेंट है, स्टेट उसके कंट्रोल में है, सोशलिस्ट है, आइडियोलॉग है, जो रिलीजन का नामो निशान तक मिटाना चाहता है। तो उसको हम ऑपरेशन का सिंबल, ऑपरेशन जिसका माने तो हम उसे कह सकते हैं कि जो बहुत ही सख्ती से हर चीज़ से निपटते हैं और डिक्टेटर की तरह ऑपरेस करते हैं जनता को, दबाव बना के रखते हैं उन पे, उनको इस तरह से सोर्स ऑफ ऑपरेशन के तौर पे देखा जाना चाहिए। और वो प्रीस्ट के लिए एक ऐसी क्वेस्ट चलाता है, हंट, मैन हंट जिसको बोलते हैं, जिससे गांव में बहुत से लोगों को बंदी बना दिया जाता है, और फिर उनको डराया जाता है कि अगर प्रीस्ट ने सरेंडर नहीं किया तो हम इनको मार देंगे। अब प्रीस्ट फंस गया है, या तो वो अपने आप को बचाए या अपनी ड्यूटी को बचाए। तो इस तरह से वो एक गांव से दूसरे गांव तक भटकता रहता है, और वो सीक्रेटली जो क्रिश्चियनिटी के फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म करता है, जैसे उसके कन्फेशंस हैं, बैप्टिज्म हैं, मासेस जो चर्च में सर्विसेज देते हैं, ये सारी पर्सनल रिस्क पे वो ये सारा कुछ करते जा रहा है साथ साथ में। पार्ट 2 में चलते हैं, उसमें यही चीज़ कंटिन्यू रहती है कि एज प्रीस्ट जो है ही इज़ मूविंग थ्रू द कंट्री साइड, बहुत सारे कैरेक्टर उसकी ज़िंदगी में आते हैं जिससे उसको पता चलता है कि कुछ मॉरल्स और स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्सिटी है उसके आसपास दुनिया में, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसमें कि एक मेस्टिज़ो एक बहुत ही चालाक और अनट्रस्टवर्दी एक फिगर है जो प्रीस्ट को पहचान लेता है, और हमेशा उसको देख के ऐसा ही लगता है कि वो कभी भी प्रीस्ट को धोखा दे सकता है।
इस कैरेक्टर के बारे में बात की गई है। फिर एक ऐसी बहुत ही एक प्योर और धार्मिक एक औरत है जो अपनी लाइफ को ख़तरे में डालकर उसको शेल्टर भी देती है। इसी दौरान उसे अपना फॉर्मर जो अपनी लवर है मारिया वो भी मिलती है। उनकी जो डॉटर जो उन्होंने बगैर शादी किए पैदा की ब्रिजिटा वो भी उनको मिलती है। तो यहाँ पे फिर उसे फिर से वही चीज़ें जो है उसकी ज़िंदगी में उसके दिमाग में दिक्कत पैदा करती हैं कि हमारे जो पास्ट एक्शंस है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्या हैं, वो उसे डराते हैं। फिर उसके बारे में ये बताया गया है कि वो डिफरेंट जो गरीब लोग हैं उससे किस तरह से मिलता है। बहुत विलेजर्स उसकी बात मानते हैं, उसको छुपाते हैं। फेथ के प्रति, धर्म के प्रति उनकी निष्ठा है, उनका विश्वास है। ये भी चीज़ दिखाई गई है कि लोग किस तरह से अपने विश्वास के साथ करते हैं, चाहे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया हुआ है कि रिलीजन को पूरी तरह से स्टैम्प आउट कर दिया जाए। प्रीस्ट की ज़िंदगी में, उसकी जर्नी में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं जब वो कभी डर जाता है, कभी वो करेज हिम्मत से भी काम लेता है, कभी उसका जो अपना ही सेंस ऑफ गिल्ट है या वो अपने आप को जितना नाकाबिल समझता है वो उसको क्वेश्चन करते हैं। वो उसे लगता है कि वो कितना बेकार आदमी है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कायर है, वो डरपोक है। कभी कभी उसे हिम्मत भी मिल जाती है। तो ये सारी तरह की जो इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं उसके बीच में उसके खुद को कायम रखने का एक स्ट्रगल जो है, यही ज़िंदगी है। नॉवल का जो मेन सार है, मेन जो उद्देश्य है बताने का, वो यही है। टेंशन रहती है प्रीस्ट की पर्सनल जो फेलिंग्स हैं जहाँ पे अपने आप को वो प्रूव नहीं कर पाया और वो एक सेक्रेड रोल प्ले कर रहा है धर्म के नाम पे, जो कि नॉवल में एक बहुत खूबसूरत जिसको बोलते हैं कि एक्सप्लोर किया गया है, ग्रेस और रिडेम्पशन, कि किस तरह से खुदा को हम पा सकते हैं। उसकी इतनी ब्यूटी दिखाई गई है, रिडेम्पशन, जो हम पश्चाताप करते हैं, ये सारी चीज़ें, कि वो पर्सनली खुद फेल हो गया है लेकिन अपना जो ड्यूटी है वो निभाता है। तो ये जो टेंशन है ये नॉवल में रहती है, यही इस नॉवल को एक जिसको बोलते हैं कि ब्यूटी देती है, ग्रेस देती है, यही है। पार्ट 3 में वो एक रिलेटिवली सेफ विलेज में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे एक टेम्परेरी रिफ्यूज मिल जाता है। एक कपल है, मिस्टर और मिसेस फैलोज नाम का, एक उनकी डॉटर है कोरल फैलोज, और बड़ी कंपैशनेट लड़की है वो। चाहे प्रीस्ट जो है वो बड़े थोड़े वक्त के लिए वहाँ पे उसको पनाह मिलती है या वो ऐसा रुक ही पाता है क्योंकि मैस्टिजो वहाँ पे फिर से आ जाता है और उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। अब प्रीस्ट के पास एक मॉरल डायलेमा है कि वो फंस जाता है कि वो क्या करे, या तो अपनी लाइफ का रिस्क ले और वो सीक्रेटली, क्योंकि वहाँ पे एक मरता हुआ बंदा है जिसने उसको बुलाया है और उसको उसकी वो सर्विस परफॉर्म करनी है, जिसको हम बोलते हैं कि मरते हुए आदमी के कानों में वो सुनना चाहता है, उसके प्रीस्ट के शब्द सुनना चाहता है, बाइबल या धर्म का सार सुनना चाहता है। और दूसरी तरफ अगर वो बाहर जाता है तो वो पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे और ये जो सब फंसाया है उसको मैस्टिजो ने फंसाया है कि या तो तुम भाग जाओ या फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, तो वो बुरी तरह से फंस जाता है। तो जो फाइनल सेक्शन है उसमें जो प्रीस्ट है वो फंस जाता है, उसकी जो किस्मत है वो उसे पकड़वा देती है। लेफ्टिनेंट के जो जिस तरह से उसके पीछे लगा हुआ है वो फाइनली पकड़ा जाता है और उनकी कन्फ्रंटेशन रिवील होती है दो बंदों के बीच में जो इतने पैरेलल्स हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों अपनी आइडियोलॉजीज़ के साथ जी रहे हैं। जो प्रीस्ट है वो अपने फेथ के और अपनी ड्यूटी जो उसको लगता है सही है, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है, चाहे मैं पर्सनल तौर पे कितना भी बुरा, कितना भी फॉल्टी आदमी क्यों न हूँ, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाते निभाते अगर मैं मर भी जाऊँ तो वो उससे पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ हमारे सामने लेफ्टिनेंट आता है। लेफ्टिनेंट जो है वो भी अपनी आइडियोलॉजी के पीछे अपनी जान देने वाला बंदा है, यानी कि वो भी एक हल्का इंसान के तौर पे, एक विलन के तौर पे हम उसे नहीं देख सकते हैं। वो एंटागनिस्ट तो ज़रूर है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट के वो अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन वो ऐसे बुरे आदमी के तौर पे हम उसे एक बुराई के एम्बॉडीमेंट के तौर पे
हम उसे बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो अपने फेथ के साथ चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से विस्की प्रीस्ट अपने फेथ के साथ देख रहा है, चल रहा है। दोनों अपने अपने डाउट्स के अंडर भी जी रहे हैं, दोनों के डाउट्स उनको हॉन्ट भी करते हैं। तो नॉवल का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ट्रेजिक भी है और रिडेम्पटिव भी है, यानी कि रिडेम्पशन भी लास्ट में, मुक्ति का भी संदेश है। क्योंकि जो प्रीस्ट के एक्शन है वो पैराडॉक्सिकल है। पैराडॉक्स होता है जब दो बिल्कुल ऑपोजिट्स एक साथ आते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमें प्रीस्ट के कैरेक्टर में दिखता है कि वो ह्यूमन वीकनेस का भी सिंबल है और डिवाइन ग्रेस का भी सिंबल है। जो भगवान की ग्रेस है, जो कृपा है भगवान की, क्राइस्ट की, वो भी उस पर है, लेकिन ह्यूमन वीकनेस भी है। तो नॉवल के एंड पे जो मुझे बात समझ में आती है तो यही आती है कि हम चाहे एक अवतार के रूप में ही क्यों ना जन्म ले ले, वो तो एक आम प्रीस्ट है, एक आम ह्यूमन बीइंग है चाहे हम एक अवतार के तौर पे क्यों ना जन्म ले ले, लेकिन अगर हम ह्यूमन हैं तो हम बहुत सारी जगहों पे कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये इंसान होने का एक गुण है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि बीइंग ह्यूमन वी आर ऑल फॉलिबल। हम टूट सकते हैं, हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम कायरता वाला बिहेव कर सकते हैं, कभी कभी हम डर जाते हैं। ये सारी ह्यूमन जो बोलते हैं कि कमियां नहीं हम बोल सकते, लेकिन ये बीइंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर इंसान कमज़ोर पड़ता है कभी ना कभी। तो अगर वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान ही हो गया है। तो अगर वो इंसान है तो ये सारी चीज़ें, तो दोनों इंसानों में ये दोनों चीज़ें हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट है या वो विस्की प्रीस्ट है। तो विस्की प्रीस्ट में यही पैराडॉक्स जो दिखाने की लास्ट में कोशिश की है कि वो ह्यूमन वीकनेस और डिवाइन ग्रेस का पैराडॉक्स है। पार्ट 4 जो है वो एपिलॉग है। एपिलॉग होता है जो कहानी के बाद वाला हिस्सा होता है, उसे एपिलॉग बोलते हैं। वैसे ये एपिलॉग जो वर्ड है वो ड्रामा में ज़्यादातर ग्रीक ड्रामाज में यूज़ होता था, जिसके बाद में सॉन्ग नहीं आता था, उस हिस्से को एपिलॉग बोलते थे, क्योंकि ग्रीक ड्रामाज में बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स होते थे, कोरिक सॉन्ग्स हम बोलते थे, जिसमें स्टेज पे कोरस आके गाना गाता था, परफॉर्म करता था। तो हर एपिसोड के बाद वो आता था, लेकिन जो कोरस की लास्ट परफॉर्मेंस के बाद जो भी एक्ट आता था उसको एपिलॉग बोलते थे। तो एपी मीन्स आफ्टर। तो ये जो इसका एपिलॉग है उसमें ये दिखाया हुआ है कि विस्की प्रीस्ट मर चुका है, मेन कहानी ख़त्म हो चुकी है, तभी ये एपिलॉग है। तो वहाँ पे मिस्टर टेंच जो हैं वो देखते हैं कि एक नया प्रीस्ट आया है, विस्की प्रीस्ट इज़ नो मोर देयर। तो लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई है, विस्की प्रीस्ट की कहानी ख़त्म हुई है, लेकिन ज़िंदगी की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ पे एक नया प्रीस्ट आया है जो जिसका आना ये सजेस्ट कर रहा है कि किस तरह से फेथ और परसिक्यूशन का जो साइकिल है वो चलता रहता है। विस्की प्रीस्ट की कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फेथ की कहानी, विश्वास की कहानी, धर्म की कहानी वो ख़त्म नहीं हुई है। तो नॉवल जो है वो एम्बिग्विटी पे ख़त्म हो जाता है, जिसमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि सफरिंग और ऑपरेशन के दौर में भी फेथ और धर्म बरकरार रहते हैं। चाहे दुनिया में कितनी भी नफरत, चाहे परिस्थितियाँ कितने भी हमारे अगेंस्ट जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आशा की किरण ज़रूर आती है। तो नॉवल इसी तरह से ख़त्म होता है। हमारे जो फेथ है उसमें हमारी जो आस्था है वो किस तरह से बरकरार रहती है। अगर नॉवेल्स के की थीम्स की हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फेथ और रिडेम्पशन ही है, कि किस तरह से अपने पापों के बावजूद भी विस्की प्रीस्ट जो है वो भगवान की दया का जो आइडिया है, चाहे वो इम्परफेक्ट है, लेकिन वो गॉड्स ग्रेस का जो मैसेज है वो पहुंचाता रहता है। उसमें एक ऐसी हिम्मत है, उसमें एक ऐसा प्लस पॉइंट है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को हमेशा परसिस्टेंस के साथ परफॉर्म करता रहता है। तो जो हमें दिखाता है कि रिडेम्पशन इज़ ऑलवेज पॉसिबल,
चाहे कोई बंदा कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कृपा उस पर हो सकती है। नेक्स्ट थीम है हमारा सिन एंड ग्रेस। इसमें जो ह्यूमन का पापी मन और डिवाइन ग्रेस, अगेन इसकी जो टेंशन है वो रिवील की गई है। जो प्रीस्ट है वो अल्कोहल, प्राइड और अपनी पास्ट मिस्टेक्स में स्ट्रगल करने में उलझा हुआ है, लेकिन वो दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, जिससे उसका जो डीपर स्पिरिचुअल पर्पस है वो रिवील होता है। नेक्स्ट इज मॉरल एम्बिग्विटी। बड़े सिंपलिस्टिक तरीके से बुराई और अच्छाई जो है वो हमें दिखाई गई है। हालांकि जो नॉवल है वो सीधा कमेंट करने से बचता है कुछ भी, लेकिन लेफ्टिनेंट जो है वो एक एंटेगनिस्ट है। लेकिन ये बात मैं फिर से बोल रही हूँ, आपसे याद रखिएगा, वो एक कैरिकेचर नहीं है, वो बुराई का सिंबल नहीं है। उसके अंदर भी एक जेन्युइन डिज़ायर है कि सिटी के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना है। उसके मेथड्स गलत हो सकते हैं, लेकिन उसकी भावनाएं गलत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जो प्रीस्ट है वो एक सिनर भी है, वो एक सेंट भी है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर दिखाई गई है मॉरल एम्बिग्विटी के थ्रू। फिर परसिक्यूशन और मार्टायरडम जो है वो दिखाया गया है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकड्रॉप जो है वो एंटी कैथोलिक परसिक्यूशन है मैक्सिको में, तो वो एक मेटाफर के तौर पे यूज़ हुआ है फॉर द ब्रॉडर स्ट्रगल बिटवीन सेक्युलर और रिलीजियस वर्ल्ड व्यूज़। और देखिए ये आज तक हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं कि सेक्युलर लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं। प्रीस्ट जो है वो सफ़र कर रहा है, एंड जो विलेजर्स हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ये हाईलाइट करता है कि फेथ की कीमत होती है। अगर आप किसी चीज़ पे अडिग रहना चाहते हो, देन यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। आपका कोई भी फेथ है, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना ही रहता है। मतलब आपका जो स्टैंड है, आप जिस भी आपका स्टैंड लेते हो, जो आपको उसके लिए कुछ कीमत पे करनी पड़ती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द पावर ऑफ कंपैशन, यानी कि जो दया भावना है, जो काइंडनेस है, यही अल्टीमेट हर धर्म का मैसेज है। दया करो। हर इंसान फॉलिबल है, हर इंसान गलती करता है, क्योंकि वो इंसान पैदा हुआ है, वो गलती करेगा। माफ करने वाला भगवान हो जाता है। शायद इसीलिए लोग माफ नहीं कर पाते। दया करना हर धर्म का मूल मंत्र है। अगर हम उसको भूल जाते हैं तो फिर धर्म की जो भी उसकी धर्म के जो हम वो परंपराएं निभाते हैं, या धर्म के जो भी पैमाने हम लोगों ने फिक्स कर रखे हैं, वो सारे फजूल हैं अगर हम किसी इंसान को इंसान ही नहीं समझ पाते। तो नॉवल की सेटिंग बड़ी ब्लीक सी है, लेकिन जो काइंडनेस और कंपैशन का जो एक्शन है, जैसे कोरल उसको बचाती है, या विलेजर्स उस पर विश्वास या लॉयल्टी दिखाते हैं विस्की प्रीस्ट पे, तो हमें लगता है दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, होप और ह्यूमैनिटी, आस और इंसानियत, इसकी जो गुंजाइश है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आप और क्या देखना चाहते हैं। अपने कमेंट ज़रूर हमें लिखिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।